हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइन लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपकी तैयारी को इंप्रूव कराएगा। ठीक है, देखो, जब लोग सो रहे होंगे तब तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा और बड़ा सपना तूने देखा है, तुम्हें इसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना ही होगा। आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ में हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस बार इंग्लिश में 100 में 99 दिलाकर आएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। जितना आसान है बोलना उतना आसान करना नहीं होता। ठीक है, तो आज का ये क्लास 12th इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास होगा। लगभग 2 घंटे की ये क्लास होगी और इन 2 घंटे में आपका पूरा इंग्लिश फिनिश होगा। पूरा इंग्लिश एक ही वीडियो में। सही सुना आपने। आपका जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, चारों सेक्शन हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। सेक्शन ए आपका 15 नंबर का आता है, सेक्शन बी 20 नंबर का आता है, सेक्शन सी 25 नंबर का और सेक्शन डी 40 नंबर का। अगर टोटल ऐड किया जाए तो ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा और सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। क्या क्या हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर 2 मार्च को आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं तो आप चाहे आधी रात को इस क्लास को देख रहे हो, पूरा देख लेना। देखो, सेक्शन ए आपका रीडिंग होता है जो कि 15 नंबर का। इसमें एक अनसीन पैसेज आता है 15 नंबर का, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। पूरा इंग्लिश एक वीडियो में आज हम फिनिश करेंगे। ये कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी राइटिंग 20 नंबर का आता है जिसमें 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर होता है। इसको भी आज हम फिनिश करेंगे। आर्टिकल, लेटर सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और इसमें जिन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी आपका ग्रामर होता है, ये टोटल 25 नंबर का होता है। इसमें मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इतने टॉपिक होते हैं। 25 नंबर का आता है। इन सबको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो जो पढ़ेंगे उसको मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, अभी हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। इसके बाद में सेक्शन डी लिटरेचर है आपका। इसमें प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इनको हम पढ़ेंगे। पोएट्री में हम स्टैंजा और सेंट्रल आइडिया यानी कि 10 नंबर का ये दोनों आता है, इसको पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री में हम जितने भी क्वेश्चन है सबको पढ़ेंगे, 15 नंबर का ये भी आता है। यानी कि पूरा इंग्लिश आज हम फिनिश करेंगे। तो मैंने बताया कि अब आपको मेहनत करना ही होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें अनसीन पैसेज को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा इंग्लिश में अगर हम बात करें इंग्लिश के पेपर में, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है। सबसे पहले तो सेक्शन ए रीडिंग आता है। देखिए आपका ये सेक्शन ए रीडिंग के अंतर्गत आता है, अनसीन पैसेज, और ये टॉपिक टोटल 15 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को ही पढ़ेंगे भाई, क्योंकि सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन में हमारा ये पेपर होता है। तो सबसे पहले हम अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, एक आपको इंग्लिश में पैसेज दिया जाएगा। देखो ये आपको इतना बड़ा पैसेज दिया है, देखकर मत डरिएगा। अभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी के नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, कितने 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं तो आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा। मान लीजिए आप पेपर देने जाए, आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता, तो आप ढूंढ ढूंढ के कैसे लिखेंगे अभी हम सब डिस्कस करेंगे। देखो पहले हम इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। जब भी आप इसको सॉल्व करने चलें पहले पेपर को खूब अच्छे से पढ़ लें। तो पहले इसको पढ़ेंगे, मैं तो हिंदी मीनिंग पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, व्हाट एवर, जो भी, योर टास्क, आपका कार्य में भी हो, कंसंट्रेट, केंद्रित करे, योर होल माइंड, अपने पूरे मन को, अपॉन इट, उस पर, थ्रो इनटू, और झोंक दे, ऑल द एनर्जी, पूरी ऊर्जा, आप जितना, व्हिच यू आर कैपेबल, जितना आप सक्षम हो। तो आपका काम कोई भी हो, आपका काम जो भी हो, अपना पूरा मन उस कार्य पर केंद्रित करें और अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दें जिसमें आप सक्षम हैं। मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरे मन से करें, इसका मतलब है जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा है उसी में झोंक दें। आप पढ़ाई कर रहे हैं,
आप पढ़ाई को फुल कंसंट्रेशन के साथ केंद्रित करके करें और अपनी ऊर्जा उसमें झोंक दें, आप जरूर सक्सेस होंगे, बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, आगे देखिए द फॉल्टलेस यानी कि दोष रहित, कंप्लीशन समापन, आप स्मॉल टास्क यानी कि छोटे छोटे कार्यों का लीड्स वो ले जाता है इनविटेबली अनिवार्य रूप से टू लार्जर टास्क यानी कि बड़े बड़े काम की ओर। तो छोटे छोटे कार्यों का दोष रहित समापन अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों की ओर ले जाता है। अगर आप छोटे छोटे कामों को बहुत आसानी से कर ले रहे हैं ना, तो आप बड़े कामों को भी बहुत आसानी से कर लेंगे। शुरुआत तो स्टार्टिंग तो छोटे से ही होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले 100 बच्चे थे, फिर 1000 हुए, फिर 2000 हुए, फिर 1 लाख हो गए, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, अब 9 लाख से भी ऊपर हो गए। तो शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीजों से होती है और जीरो से सभी हीरो बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए सी टू इट, इन सबको ध्यान में रखें। ठीक है, दैट यू आप राइज बढ़ते रहे बाई स्टडी क्लाइंबिंग यानी कि लगातार चढ़ते हुए। ठीक है, एंड और यू विल नेवर फॉल, आप कभी नहीं गिरेंगे। तो इनका मतलब है कि इस बात को ध्यान रखें कि आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें और कभी ना गिरें, इस तरह से उठें। ठीक है, एंड हियरिन, और यहीं पर लाइज छिपा है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य, और यही सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। ठीक है, लर्न सीख कर बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से, हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का कैसे प्रयोग करें, एंड टू कंसंट्रेट, और कैसे केंद्रित करें देम उन्हें, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपान ये गिवन पॉइंट, दिए गए बिंदु पर। तो यानी कि कहा गया आपको कि निरंतर अभ्यास से सीखें, हमेशा अभ्यास करते रहें, और अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें और उन्हें किसी भी समय किसी दिए गए बिंदु पर कैसे केंद्रित करें, इसको सीखें। ठीक है, कुछ मूर्ख लोग होते हैं, द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी कि द फूलिश, मूर्ख लोग, वेस्ट, व्यर्थ कर देते हैं, ऑल देयर मेंटल, अपनी पूरी मेंटल का मतलब क्या होता है जानते हो? मेंटल का मतलब पागल नहीं होता है, मतलब मानसिक, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, और आध्यात्मिक ऊर्जा, इन फ्रियोलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रियोलिटी का मतलब होता है तुच्छता। ठीक है, फूलिश चैटर यानी कि मूर्खतापूर्ण बकवास, और या सेल्फिश आर्गुमेंट यानी कि स्वार्थी तर्क वितर्क में, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो तुच्छता, फ्रियोलिटी, फूलिश चैटर यानी कि मूर्खतापूर्ण बकवास, एंड सेल्फिश आर्गुमेंट यानी कि स्वार्थी तर्क वितर्क में बर्बाद कर देते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और व्यर्थ शारीरिक ज्यादतियों का मैंने जिक्र यहां पे नहीं किया। तो ये कहा जा रहा है कि मतलब आप जो भी काम करें उस पर पूरी मन लगाकर उसको करें, अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दें। ठीक है, छोटे छोटे कार्य करने से हम बड़े बड़े कार्यों पर चलते हैं, लगातार चढ़ेंगे तो आप कभी गिरेंगे नहीं। ठीक है, और निरंतर अभ्यास करते रहें, कहां अपने संसाधनों का यूज करना है उसको सोचें। जो मूर्ख लोग होते हैं अपनी सारी एनर्जी फालतू के बकवास में बेकार कर देते हैं। अब इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ शुड बी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। अब इसका आंसर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए? हमें अपना कार्य पूरी एकाग्रता के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी ऊर्जा लगाकर करना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में हमें लिख देना है। ठीक है, देखो यहां पे सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो व्हाट एवर योर टास्क मे कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, ऐसे आप लिख दो। बी में कंसंट्रेट आवर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रो ऑल देयर एनर्जी व्हिच यू आर कैपेबल, ऐसे थोड़ा बना के लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छे से लिख रहे हो तो और अच्छी बात है। बी व्हेन शैल बी नेवर फॉल, हम कभी नहीं गिरेंगे। तो देखो यहां पे लिखा है सीधा सीधा, देखो सी टू इट ऑल यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। तो लिख दो When we rise by steady climbing, we will never fall, यानी कि जैसे ही हम लगातार चढ़ते रहेंगे हम कभी नहीं गिरेंगे। बस हो गया, आंसर आपका इसी में छिपा है। सी wherein lies the secret of true power, सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है? तो देखिए मैंने आपको बताया था इसी में कहीं होगा सच्ची शक्ति। ये देखो क्या है, सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, एंड हियरिन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर कहां है? देखो कहां छिपा है, लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन ये गिवन पॉइंट। यही आपको लिख देना है, यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिलता है। ई वाला देखो, अब एक नंबर का वोकैबुलरी रहेगा। देखो व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, इस पैसेज में फॉल्स का अपोजिट कहां है भैया? तो ट्रू। फॉल्स का अपोजिट कहां है? ट्रू है। और हमने इस पैसेज में ट्रू देखा है कहीं? ये देखिए ट्रू है, ये फॉल्स का अपोजिट है, इसी में ढूंढ के लिख देना है।
उसके बाद में व्हाट इज द मीन्ड बाय टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि कॉन्सेंट्रेट का मतलब, कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या है, एकाग्र होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी विशेष कार्य के लिए उपयोग करना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तीसरा, गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, फूलिश का एंटोनिम लिखो भैया। तो फूलिश का एंटोनिम होता है सेंसिबल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका होगा पूरा क्वेश्चन। अब एक एक करके हम सारा आंसर यहां पे लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने आंसर लिख रखा है क्योंकि अगर साथ में लिखता तो बहुत टाइम लगता। जब भी आप इसको सॉल्व करें तो एक काम करना है आपको। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे व्हाट एवर योर टास्क, इसको डॉट डॉट करके जो लास्ट वर्ड है इसको लिख देना है, व्हाट एवर डॉट डॉट करके एक्सेस, ऐसे लिखना है। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ शुड बी डू आवर टास्क, 3 नंबर कंप्लीट होगा। हमें अपना काम कैसे करना चाहिए, तो देखो वी शुड डू आवर टास्क, हमें अपना काम जो है करना चाहिए फॉल्टलेसली, दोष रहित, विथ कंप्लीट, पूर्ण, फुल कंसंट्रेशन, यानी कि संपूर्ण कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ, एंड और बाय इन्वेस्टिंग, निवेश करके, आवर कंप्लीट एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा टू देम, उसमें। तो हमें अपने कार्यों को पूरी एकाग्रता के साथ और अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर दोष रहित तरीके से करना चाहिए। तो वही चीज यहां पे भी लिखा है, देखो थोड़ा दूसरी तरह से लिखा है, व्हाट एवर योर टास्क मे बी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल। तो आप चाहे तो यहां से ही आप अपना आंसर यहां से यहां तक लिख सकते हैं, तो भी सही रहेगा। मतलब कुछ करना होगा, नहीं पता, कुछ आपको अच्छे से नहीं आता, फिर भी आप लिखिए, ठीक है। एग्जाम देने गए हैं, नहीं पता है, फिर भी लिखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, हमें अच्छे नंबर लेकर आना है। बी देखो, बी वाला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शैल बी नेवर फॉल, हम कब कभी नहीं गिरेंगे। तो अभी मैंने आंसर बताया था, देखो बी विल नेवर फॉल इफ बी राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, यानी कि यदि हम लगातार चढ़ाई करेंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे। यदि हम स्थिर रूप से लगातार चढ़ाई करेंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे। यहां पे दिया गया है, देखो ये, सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। बस हो गया, 15 नंबर भैया कंप्लीट करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दे दो खुद को। अगर आज टाइम नहीं दोगे, अगर आज टाइम रहते नहीं सुधरोगे आप, तो एक दिन टाइम आपको सुधारने पे आ जाएगा। ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला देखो, हाउ डू द फूलिश बेस्ट सॉरी व्हेयर यान लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है। तो देखो यहां पे लिखा है, यही आपको लिखना है। देखो यहां पे लिखा है, यहां से करके यहां तक आपको लिख देना है, बस हो गया। देखो क्या, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य जो है, लाइज छिपा है, इन ग्रोइंग थ्रू लर्निंग, यानी कि लगातार सीखते रहने से, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से, ऑफ हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज, और अपने संसाधनों का कैसे उपयोग करें, एंड और हाउ टू कॉन्सेंट्रेट देम, और उस पर कैसे केंद्रित करें, फॉर ये टास्क, किसी भी काम पर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, ठीक है। तो सच्चे शक्ति का रहस्य संसाधनों का प्रबंधन कैसे करें, मतलब संसाधनों को कैसे यूज करें, और उन्हें किसी भी समय किसी कार्य के लिए कैसे केंद्रित किया जाए, इसके निरंतर अभ्यास से सीखने में ही निहित है। मतलब आप अपनी शक्तियों का कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है, कैसे अपने संसाधनों को मैनेज करेंगे और कैसे किसी काम पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, इसी में शक्ति का रहस्य छिपा है, ठीक है। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर डी देखो, हमने 9 नंबर कंप्लीट किया, अब डी करेंगे तो हमारा 12 नंबर कंप्लीट, एक ही क्वेश्चन 3-3 नंबर का, ठीक है। हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, यानी कि मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद करते हैं। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है, और मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। देखो नीचे देखो, ये द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी, फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट, यही लिख दो। देखो मैंने लिख दिया है, द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, इन फ्रिवोलियस टास्क, यानी कि फालतू के काम में, ठीक है, यानी कि तुच्छ कार्यों में। फ्रिवोलस का मतलब होता है तुच्छ, टास्क मतलब कार्य। फूलिश चैटर, मूर्खतापूर्ण तर्क वितर्क में। सेल्फिश आर्गुमेंट, यानी कि स्वार्थी तर्क वितर्क में। एंड वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और फालतू के भौतिक अभ्यास में। तो मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा तुच्छ कार्यों, मूर्खतापूर्ण बकवास और स्वार्थी तर्क वितर्क और व्यर्थ भौतिकवादी अभ्यास में बर्बाद करते हैं, ठीक है। बस हो गया हमारा 12 नंबर कंप्लीट। अब एक एक नंबर का वोकैबुलरी रहेगा। देखो व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, तो मैंने बताया था ट्रू होगा, तो ई का फर्स्ट ट्रू होगा, ऐसे लिख देना। दूसरा, व्हाट इज द मीन्ड बाय टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि एकाग्र होने का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है द फ्रेज टू कॉन्सेंट्रेट इस कॉन्सेंट्रेट इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स, इसमें जो टू कॉन्सेंट्रेट एकाग्र होने का मतलब है टू यूज फॉर ए पार्टिकुलर टास्क, यानी कि किसी विशेष कार्य के लिए उपयोग करना है, ठीक है, अपनी एनर्जी को। तीसरा देखिए क्या है,
गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, मूर्ख का एंटोनिम आप लिखिए। मूर्ख का एंटोनिम क्या होगा? सेंसिबल, यानी कि समझदार। देखो मूर्ख है और समझदार है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत अर्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो मूर्ख जो है और समझदार एक दूसरे के एंटोनिम्स ही तो होंगे। तो ये हमारा भैया होगा 15 नंबर कंप्लीट हुआ किसका? अनसीन पैसेज का। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, मैंने आपको सीक्रेट बता दिया। जैसे इन्होंने सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर बताया, वैसे मैंने सीक्रेट ऑफ सॉल्व अनसीन पैसेज बता दिया आपको। मतलब आपको खूब ध्यान से पढ़ना, इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसी पैसेज में खूब अच्छे से ढूंढना है, ठीक है, टॉर्च जला जला के, तभी आपको मिलेगा। तो ये हमारा हो गया है अनसीन पैसेज। लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्टिकल राइटिंग। और हम एक ऐसे टॉपिक पर आर्टिकल लिखेंगे जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। इसको लिखने का तरीका होता है, देखो, या तो आप हेडिंग वाइज लिखें आर्टिकल को, बढ़िया हेडिंग डाल डाल के, या तो आप छोटे छोटे पैसेजेस में लिखें। ऐसे ऐसे 2-3 पैसेजेस में लिखें, दो तरीका है। और ऐसा नहीं कि एक ही पेज में पूरा एक ऐसे सीधे सीधा लिख दिए जैसे बुक में लिखा रहता है, ऐसा नहीं। आपको या तो पैसेजेस में लिखना है या तो हेडिंग डाल डाल के लिखना। वैसे इसमें मैंने हेडिंग डाला है तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है और पैसेजेस में डिवाइड करके लिखना है। देखो, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि टेररिज्म आतंकवाद, ये थ्रेट, एक थ्रेट का मतलब क्या होता है बताइए? एक खतरा, टू मैनकाइंड मानव जात के लिए। तो आतंकवाद मानव जात के लिए खतरा, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है। आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है ये हम सभी को पता है, ठीक है। देखो क्या है, टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट। टेररिज्म हम एक बार बताएंगे, देखो ध्यान से हमारे साथ पढ़ते चलना, हम एक ही बार में पूरा बताएंगे वर्ड बाय वर्ड, समझ जाओगे, ठीक है। टेररिज्म आतंकवाद इज है एन इलीगल एक्ट, एक गैर कानूनी कृत्य, ठीक है, व्हिच जो जिसका एम्स लक्ष्य टू क्रिएट, यानी कि उत्पन्न करना है फियर, डर अमॉन्ग के बीच, ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों के बीच। तो आतंकवाद एक गैर कानूनी कृत्य है जिसका उद्देश्य आम लोगों में डर पैदा करना है। हम सभी में डर पैदा करना है। नहीं सुधरोगे तो उड़ा देंगे तुझको बम से, ये आतंकवादी लोग कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टेररिज्म आतंकवाद इज नॉट, नहीं है, जस्ट ये वर्ड, एक शब्द ही नहीं है ये, दिस इज, ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण थ्रेट, खतरा टू ह्यूमैनिटी, मानव जात के लिए। तो आतंकवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। मतलब आतंकवाद के बारे में आपको लिखना होता है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, इफ ये पर्सन, अगर एक व्यक्ति और ग्रुप या समूह स्पिरिट्स फैलाता है, वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, रियोट्स, रियोट्स का मतलब होता है दंगे, बल्गेरियस चोरी, रेप्स बलात्कार, किडनैपिंग अपहरण, ठीक है, फाइटिंग लड़ाई, बॉम्बिंग बॉम्ब, ऑल ऑफ दिस इज टेररिज्म, तो ये सभी आतंकवाद है। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति या समूह ग्रुप हिंसा, दंगे, चोरी, बलात्कार, अपहरण फैलाता है और लड़ाई झगड़े बमबारी ये सब करता है, तो वो आतंकवाद ही है, समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन इंडिया, भारत में टेररिज्म आतंकवाद वाज कंसाइडर्ड, पहचाना गया, नक्सटाइल, नक्सली के रूप में। तो भारत में ये दूसरा, देखो एक मैंने यहाँ पे पैसेज कर दिया, अब दूसरा पैसेज है, ठीक है। पैसेज वाइज लिखें और मैं हेडिंग भी अभी बताऊंगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया टेररिज्म वाज कंसाइडर्ड नक्सटाइल, यानी कि भारत में पहली बार आतंकवाद को नक्सली माना गया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 1967, 1967 में सम इनहेबिटेंट्स, कुछ आप्रवासी जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेबिटेंट्स, कुछ निवासी या अप्रवासी ऑफ द बंगाल, बंगाल के रीजन, ठीक है, बंगाल के बियर फ्यूरियस, वो जो है उग्र थे, ठीक है। तो 1967 में पहली बार बंगाल क्षेत्र के कुछ निवासी उग्र थे, ठीक है। दे केम आउट, वे बाहर आए, वे बात करते थे एज नक्सटाइल, नक्सलियों की, टू मेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वे तब सामने आए, वे तब सामने आए जब नक्सली अपनी बात रख रहे थे, ठीक है। तो कुछ लोग सामने आए, देखो नक्सली के रूप में पहली बार भारत में आतंकवाद आया। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग होगा सब मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, कुछ मुख्य कारण, टेररिज्म के कुछ मुख्य कारण क्या है। देखो, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, ऑफ लार्ज क्वांटिटी, बड़ी संख्या में, आप फायर आर्म्स, यानी कि अग्नेय शास्त्र, जो अग्नेय शास्त्र होते हैं, मशीन गन्स, मशीन गन, एटॉमिक बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, ईटीसी, यानी कि बड़ी मात्रा में अग्नेय शास्त्रों, मशीन गनों, परमाणु बमों, हाइड्रोजन बमों, परिवहन हथियारों, मिसाइलों आदि का उत्पादन, ये
आतंकवाद का मेन कारण है भाई। जितना ज्यादा ये सब उत्पादित होगा, जितना ज्यादा बनेगा, उतना ज्यादा आतंकवाद बढ़ेगा, क्योंकि उनको एक एक को गन मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा, जिससे आतंकवाद बढ़ेगा। दूसरा क्या कारण है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि लगातार बढ़ती जनसंख्या, ये भी आतंकवाद का एक कारण है। क्या करें, बेरोजगार हैं बहुत सारे लोग, उसी में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये गलत चीज है। पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमी, यानी कि राजनीतिक सामाजिक अर्थव्यवस्था भी काफी बड़ी जिम्मेदार है। डिससेटिस्फाइड विद द कंट्री सिस्टम, यानी कि डिससेटिस्फाइड, असंतुष्टि, विद द कंट्री सिस्टम, देश की व्यवस्था से। तो देश की व्यवस्था से असंतुष्ट लोग भी आतंकवाद को अपना लेते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा की कमी भी आतंकवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। बैड एसोसिएशन, बुरी संगत भी एक बहुत बड़ा कारण है। कोई अच्छा आदमी है आतंकवादी के साथ रहेगा, वो भी आतंकवादी हो जाएगा। फॉल ऑफ परस्यूजन, यानी कि अनुयायी का पतन, ये भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। अब देखिए, ये पार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा देयर में भी सेवरल रीजन, कई और कारण हो सकते हैं। नाउ एडेज, आजकल टेररिज्म इज द फर्स्ट वेपन, यानी कि टेररिज्म एक पहला हथियार है क्रिएटेड, जो उत्पन्न करता है टू प्रूव एंड जस्टिफाई, यानी कि सिद्ध करता है और जस्टिफाई करता है द पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आतंकवाद अपनी बात को साबित करने और सही ठहराने के लिए बनाया गया पहला हथियार है, ठीक है। इससे लोग अपनी बातों को सही ठहराते हैं और बनाते हैं। दूसरा हेडिंग है द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का इफेक्ट क्या है, क्या प्रभाव है हम सब पर, इसका प्रभाव क्या पड़ता है बताइए आप लोग। टेररिज्म, द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का प्रभाव देखो। टेररिज्म क्रिएट फियर इन पीपल, टेररिज्म, आतंकवाद क्रिएट्स, उत्पन्न करता है फियर इन पीपल, डर, लोगों में डर। अब जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं वो कहेंगे सर जी मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं पढ़े हो तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टेररिज्म क्रिएट फियर इन पीपल, आतंकवाद लोगों में डर पैदा करता है। दे फील इनसिक्योर, दे फील, वे महसूस करते हैं इनसिक्योर, असुरक्षित, इन देयर स्टेट, अपने ही राज्य में, देयर कंट्री, अपने ही देश में, वे खुद को अपने ही राज्य और अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरा देखो क्या इफेक्ट है, बाय चैलेंजिंग टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद को चुनौती देकर एनी गवर्नमेंट कैन बी अबॉन्डेड, कोई भी देश छोड़ा जा सकता है, कोई भी सरकार छोड़ी जा सकती है। मतलब जो भैया आतंकवाद को चैलेंज करेगा वो सरकार गिर जाएगी, इसका मतलब ये, ठीक है। तो भैया बच के रहना रे बाबा, ठीक है। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के कारण, ठीक है, मिलियंस ऑफ गुड्स, लाखों का सामान, आर डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गया, एंड द लिव्स ऑफ थाउजेंड, और लाखों हजारों लोग, ऑफ इनोसेंट, मतलब निर्दोष पीपल, लोग, आर लॉस्ट, खो दिए हमने, ठीक है। तो आतंकवाद के कारण लाखों का सामान नष्ट हो जाता है और हजारों लोगों की जान चली जाती है। हमारे देश में देखिए हमारे जो वीर जवान है उनकी भी जान चली जाती है, उनको सैल्यूट है मेरा। आगे देखिए, द एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, जानवर भी बहुत ज्यादा मारे जाते हैं आतंकवादियों से। ये डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज रेज्ड, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, मानवता की निर्भरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ टेररिज्म, यानी कि स्वरूप ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के स्वरूप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, यानी कि देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद के स्वरूप। क्या हमारे भारत में आतंकवाद है? नहीं, पूरे विश्व में है। देखो टुडे आज टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, यानी कि आज जो आतंकवाद है वो सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है। आवर नाइबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी देश, एंड गवर्नमेंट, सरकार अक्रॉस द कंट्री, देश के आर मेकिंग, बना रही है ये लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है टू डील विथ इट, यानी कि इससे निपटने का। तो भारत, देश और विदेश, यानी कि आज आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, हमारे पड़ोसी देश की भी समस्या है, और देश भर की सरकारें इससे निपटने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला इन द वर्ल्ड, संसार का, इज कंसाइडर्ड, माना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन के द्वारा अटैक्ड, आक्रमण किया गया। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे लंबे इमारत पर, इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश पर, कॉजिंग मिलियन ऑफ कैजुअलिटीज ऑन एंड थाउजेंड ऑफ पीपल हु डाइड अंडर द रबल, यानी कि कॉजिंग मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज, यानी कि लाखों संख्या में अगर हम लोग देखें, लाखों में लोग मारे गए, एंड थाउजेंड ऑफ पीपल हु डाइड अंडर द रबल, और कुछ लोग मलबे में दबकर रह गए। तो अगर देखा जाए तो 11 सितंबर सन 2001 को ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत पर हमला किया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग मलबे में दब गए, ठीक है। फिर अमेरिका ने आखिरकार बदला लिया,
ठीक। तो ये सबसे बड़ा आतंकी हमला अमेरिका में माना जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर सन 2001 को सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है आतंकवाद पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल। ठीक है, हमें हेडिंग कई डाला, पहले ये हेडिंग हमने डाला, उसके बाद में कुछ कारण डाले, फिर इफेक्ट मैंने डाला, उसके बाद में अलग अलग देशों में कैसे कैसे इसके स्वरूप है उस पर मैंने हेडिंग डाला। तो ये हमारा एक आर्टिकल हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया। अब हम लोग चलिए लेटर को देखते हैं। देखो यहां पे जो हमने लेटर लिया है वो मैंने कौन सा लेटर है, टाइटल क्या है आप लोग कहेंगे। देखो ये टाइटल है बिजली कटौती से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली कटौती, पानी की आपूर्ति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो लेटर है, ये भी 10 नंबर का आता है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, यानी कि आप ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के संबंध में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। ये ए लेटर टू द एडिटर है। तो जब आप लेटर लिखेंगे पहले आंसर नंबर डालेंगे, फिर आपको हेडिंग डालना है ये लेटर टू द एडिटर। मैंने जब आपको इंग्लिश की कॉपी में बता रहा था लिखना, तो मैंने आपको बताया है। नहीं देखा आपने तो सर्च करो यूट्यूब पर क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो जब भी आप एडिटर लेटर लिखे पहले अपना एड्रेस लिखे, मैंने लिख दिया वजीरगंज गोंडा, आप जहां से हैं उसको यहां पे लिख सकते हैं। फिर टू लगाकर आप जिसको लिख रहे हैं, हम टू द एडिटर द अमर उजाला गोंडा, हम अमर उजाला जो दैनिक समाचार पत्र है गोंडा के, उनके संपादक को हम पत्र लिख रहे हैं। तो हमने पहले अपना एड्रेस डाला, फिर टू लगाकर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखो, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार बिजली गुल होने के संबंध में हम पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को व्यक्त कर दो। ये सर लिखकर जो आप लिखते हैं वो बॉडी होती है लेटर की। तो सर लिखकर लिखो, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न, अपनी चिंता, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी कि बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में। तो मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में आप अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिख रहा हूं। ठीक है, देखो फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं कांस्टेंट पावर कट, लगातार बिजली कटौती की, दैट जो हैव सेवरली, जो काफी ज्यादा इंपैक्टेड, प्रभावित करती है आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन को। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। द पावर कट्स हैव डिस्टर्बटेड आवर वर्क, जो बिजली कटौती है वो हमारे काम को बाधित करती है। स्टडी एंड डेली एक्टिविटीज, यानी कि पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों को, कॉजिंग ए ग्रेट डील, जो बन जाती है बहुत बड़ी, इनकॉन्फिडेंस, यानी कि असुविधा, एंड फ्रस्ट्रेशन, और हताशा, चिंता। ठीक है, तो जो बिजली कटौती है वो हमारे काम, हमारे पढ़ाई और हमारे दैनिक गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जो हमारे लिए असुविधा और चिंता का विषय बन जाती है। आई अर्ज, अब यहां पे आपको आग्रह करना है। देखो आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी सर लिख के, अब आग्रह करो, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करो। देखो आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं द अथॉरिटीज, यानी कि अधिकारियों से, टू टेक इमीडिएट एक्शन, यानी कि वो जल्द ही कोई कदम उठाएं। ठीक है, इमीडिएट एक्शन लें टू एड्रेस दिस इश्यू, इस मुद्दे के समाधान के लिए, एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करें, दैट की बी हैव ए कंसिस्टेंस, हमारे पास एक निरंतर एंड रिलायबल पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति हो सके। तो मैं आग्रह करता हूं कि इससे संबंधित अधिकारी इस मुद्दे के समाधान के लिए जल्द एक्शन ले, और हमें सुनिश्चित करें कि हमें निरंतर और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति हो सके। फिर आपको सांत्वना देनी है, आई होप दैट, मुझे आशा है, द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारी, विल टेक दिस मैटर सीरियसली, वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे, एंड वर्क्स टुवर्ड्स फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या के समाधान की दिशा में काम करेंगे। तो मुझे आशा है कि इससे संबंधित अधिकारी हमारे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर काम करेंगे। योर सिंसियरली XYZ लिख दो, काम खत्म हो गया। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना होता है, एडिटर लेटर। पहले अपना एड्रेस, फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं टू लिखकर लिख दो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा रिक्वेस्ट करना है, उनको सांत्वना देनी है, और लास्ट में आपको लिख देना है। बस ये हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा लेटर राइटिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पे। यहां पे सेक्शन सी हमारा स्टार्ट होता है। सेक्शन सी ग्रामर। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर आप लोग पेपर देखेंगे इंग्लिश का, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सिंटैक्स, ये सारे टॉपिक इसमें
होंगे। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ए वाला, ध्यान से समझना क्योंकि बार बार ऐसा क्लास में नहीं देने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट आज की ये क्लास है। 2 मार्च वालों आप सुधर जाओ। ठीक है, देखो ए वाला क्वेश्चन है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ये थिंग इज कॉल्ड, यानी कि वन वो हु सीज जो देखता है डार्क साइड यानी कि अंधेरा पक्ष ऑफ ये थिंग किसी चीज का इज कॉल्ड कहलाता है। यानी कि किसी चीज का जो अंधेरा पक्ष देखता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट है ऑप्टिमिस्ट, सेकंड है पेसिमिस्ट, थर्ड है डार्की, फोर्थ है होपलेस। तो देखिए ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, डार्की का मतलब अंधेरा और होपलेस का मतलब निराशाजनक। तो वो कहलाएगा पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। जो हर चीज के अंधेरे पक्ष को देखता है उसको हम लोग निराशावादी कहते हैं। जैसे जो लोग निराश होते हैं उनको सब कुछ लगता है सब अंधेरा है, मेरे लिए कुछ सही नहीं है, वैसे इसको निराशावादी बोलेंगे। बी देखो, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। द एप्पल्स ऑफ वंस आई, यानी कि द एप्पल्स ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा। इसका मीन्स मतलब क्या होता है, आपको आइडियम्स दिया गया है, इसका मतलब आपसे पूछा गया। फर्स्ट है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे कोमल भाग, टेंडर पार्ट का मतलब कोमल भाग। दूसरा ए टीयरफुल आई, यानी कि एक अश्रुपूर्ण भाग, मतलब आंसू से भरा आंख। ठीक है, अश्रुपूर्ण आंख। तीसरा है वेरी डियर, बहुत प्यारा। और फोर्थ है ये कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि एक आंख का महंगा इलाज। तो इसका मतलब होता है वेरी डियर। द एप्पल्स ऑफ वंस आई, यानी कि द एप्पल्स ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा, इसका मतलब होता है वेरी डियर, बहुत प्रिय। जैसे आपको हिंदी में मैंने पढ़ा था, हिंदी व्याकरण में, आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है बहुत प्रिय होना। वही इंग्लिश में दे दिया गया। आइडियम्स एंड फ्रेजेस को हम इंग्लिश में हिंदी में मुहावरे एवं लोकोक्तियां ही बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझो और क्या करना है, हमें टॉपर बनना है, बस यही हमारा टारगेट होना चाहिए। और हम आपको बनाएंगे, सिर्फ आपको हमारे साथ थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। ठीक, सी देखो, द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय इज, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम्स क्या होगा। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है बताइए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट, नष्ट बोल सकते हैं या ध्वस्त बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। इसका सिनोनिम वही होगा जिसका मतलब भी नष्ट या ध्वस्त होगा। फर्स्ट है फिनिश, फिनिश का मतलब तो जानते ही है समाप्त। फिनिश का मतलब क्या होता है, खत्म होना या समाप्त। ठीक है, डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। तीसरा स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुकना। और फोर्थ एंड, एंड का मतलब अंत। तो इसका डिमोलिश होगा। देखो डिस्ट्रॉय का मतलब भी नष्ट या ध्वस्त होना, डिमोलिश का मतलब भी नष्ट या ध्वस्त होना। मीनिंग सेम है, वर्ड अलग अलग है, दैट्स द सिनोनिम्स। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान से समझो एक को। डी देखो, ये 2-2 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर क्या इतने ही क्वेश्चन को पढ़कर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। भैया क्वेश्चन जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना कम है। खूब अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके आप उतना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करें। डी देखो, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, यानी कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय है। इसमें गलती क्या है, कहां गलती है, किस वर्ड में गलती है। ये सिंटैक्स है। फर्स्ट है व्हाट, सेकंड है टाइम, थर्ड है इन, फोर्थ है वॉच। तो इसमें गलती जो है वो इन में है। व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, यहां पे इन नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया। ई वाला देखो, द एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम्स क्या होगा। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। तो देखो बेटर का मतलब होता है बेहतर। अब इसका विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। फर्स्ट है गुड, गुड का मतलब अच्छा। सेकंड है बैड, बैड का मतलब खराब या बुरा। थर्ड है वर्स, वर्स का मतलब बदतर। और फोर्थ है वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब सबसे खराब। तो इसका थर्ड ऑप्शन से होगा वर्स। देखो बेटर का मतलब होता है बेहतर और वर्स का मतलब होता है बदतर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। बस यही है आपका एंटोनिम्स। बस ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, 10 नंबर इसके लिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आप इंग्लिश का पेपर जब उठाकर देखेंगे सेक्शन सी को, तो स्टार्टिंग में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस आएगा। वैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक ही करना होगा, मैं 2-2 बताऊंगा क्योंकि हम पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, देखो
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट में बदलना होता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो। ठीक है, अब देखो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये बताइए ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि व्हाट आगे लग गया। ठीक है, कौन सा टेंस है, आर लगा है और वर्ब में आईएनजी है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, जब हम इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे, और जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, महेश, महेश भैया तो महेश ही रहेंगे, नाम नहीं बदल सकते हम। सैड के जगह पर हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं, या एक और वर्ड है जिसका आप यूज कर सकते हैं, वो वर्ड है इंक्वायर्ड ऑफ, मतलब आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कहीं साइड में देखो, ये यहां पे मैं बता देता हूं, आस्क के जगह पर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड लिखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इंक्वायर्ड। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आस्क्ड लिखिए ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा झाम नहीं करेंगे हम। तो महेश आस्क्ड रीता, रीता तो रीता ही रहेंगी, नाम हम बदल नहीं सकते। ठीक है, अब अगर आपका इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड आगे आया है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, व्हाट लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब आगे होगा, आर होता, तो हम यहां पे इफ या वेदर का यूज करते, बट अगर आपका क्वेश्चन वर्ड डायरेक्टली आ गया है तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देंगे। आर, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देखो इसको अफर्मेटिव में बनाते हैं इंट्रोगेटिव को, तो यू है सब्जेक्ट, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है रीता। अब रीता है कौन, फीमेल है, इनके लिए हम सब्जेक्टिव केस सी यूज करेंगे, रीता के लिए हम सी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। इज बदलेगा वाज में, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज का यूज करते हैं, तो ही वाज, सी वाज डूइंग, डूइंग को डूइंग ही रहने देंगे भाई, और हियर को हम बदल देंगे, हियर बदलता है दियर में, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो दियर में कन्वर्ट होगा। अब ये आपका हो चुका है इनडायरेक्ट। महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग दियर, बस हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है। ऐसे दूसरा देखो, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, सिंटैक्स को दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि दो बार सिंटैक्स आता है, फिर हम होमोफोन्स को पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ ध्यान से समझो, जो भी चीजें कर रहे हो फुल मन लगाकर करो, पूरे दिल से करो, तभी आप उस काम में सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि अध्यापक ने छात्रों से कहा, डू नॉट क्वेरल विथ वन एंड अदर, यानी कि आपस में झगड़ा मत करो। उन्होंने कहा कि आपस में झगड़ा मत करो, तो अध्यापक ने छात्रों से कहा आपस में झगड़ा मत करो। यहां पे आपका ये कौन सा सेंटेंस होगा, डू नॉट क्वेरल विथ ईच अदर, ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा, और इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, जैसे डू नॉट है तो हम नॉट टू का यूज कर देंगे, और सैड टू के स्थान पर हम उस वर्ड का यूज करेंगे, जैसे अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो हम रिक्वेस्टेड लिखते, ऑर्डर दिया जाता तो ऑर्डर लिखते, यहां पे कमांड किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, या ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं और कमांडेड भी यूज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, द टीचर सेड टू के स्थान पर हम कमांडेड का यूज कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। आप ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब आदेश देना होता है। तो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स, मतलब फंटेंस के भाव के अनुसार यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो है अगर इसमें रिक्वेस्ट किया जाता तो हम सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखते, सजेस्ट किया जाता सजेस्टेड लिखते, एडवाइस दिया जाता एडवाइस लिखते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भाव के अनुसार हम यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम टू का यूज करते हैं, लेकिन डू नॉट है यानी कि निगेटिव है, तो पहले हम नॉट का यूज करेंगे फिर टू का यूज करेंगे, नॉट टू। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, विथ वन एंड अदर, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ मेहनत करो, कुछ नहीं करना है आपको, दोनों समझ में आ गया। हमने दो क्वेश्चन जाना, अब हम सिंथेसिस को भी जान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको जानेंगे, और टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर एग्जाम आ रहा है, सर पे टेंशन है, काहे को टेंशन ले रहे हो। मैंने इंग्लिश के बहुत सारे मैराथन क्लासेस आपको दी हैं, आप सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको एक एक डेढ़ घंटे की पूरा इंग्लिश एक वीडियो में पढ़ाया गया है,
नहीं देख रहे हो, गलती आपकी है। सबको देखो, अच्छे से पढ़ो, 2-2 3-3 घंटे अच्छे से पढ़ लो, काम खत्म। लाइफ में सब कुछ आता जाता रहता है, ठीक है, एंजॉय भी है, मेहनत भी है। देखो सिंथेसिस आप सेंटेंसेस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। वो भी कौन सा, जो ब्रैकेट में दिया है। यहां पे कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है। ये 2 सेंटेंस है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये 2 सेंटेंस है, इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बट इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, आई डू नॉट नो, ठीक है, वेयर यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। अब रुको रुको रुको, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे जी, ब्रिलियंट होंगे, बुद्धिमान कहेंगे, सर जी वेयर आपने लिखा तो उसके बाद आर होना चाहिए, आपने यू क्यों लगा दिया। अब यहीं पे दिमाग लगाओ। देखो कॉम्प्लेक्स में एक वर्ड होता है वेयर, हाउ, इसका यूज हम की कहां और की कैसे के लिए भी करते हैं। जैसे हाउ है तो की कैसे। अगर यहां पे वेयर के बाद मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है तो इसका मतलब, इस वेयर का मतलब है की कहां। ये कॉम्प्लेक्स में यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहां जा रहे हो। यहां पे की कहां आ गया, तो ये दूसरा वाला वेयर है, ये इंट्रोगेटिव वाला वेयर नहीं है। जब आप कॉम्प्लेक्स को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तब इसको आप समझ पाएंगे। मैंने पढ़ा है, मेरे विकास सर ने पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो, आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। तो इस वेयर का मतलब की कहां होगा, ठीक है। ये वो वाला वेयर नहीं, वेयर आर यू गोइंग। तो ये आपको ये कॉम्प्लेक्स में अब बदल चुका है। देखो ऊपर जो कहा गया था वही नीचे भी कहा गया। ऊपर कहा गया था तुम कहां जा रहे हो, मैं नहीं जानता। नीचे मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। इस वेयर का मतलब की कहां होगा। दूसरा देखो, दूसरा हमारा है ही वाज फाइंड। देखो ही वाज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया। ये पैसिव वॉइस है, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो ही वाज फाइंड, उससे उस पर जुर्माना लगाया गया। ही वाज इम्प्रिजन्ड, और उसे कैद कर लिया गया। उसे जुर्माना लगाया गया, उसे कैद कर लिया गया। देखो कितना बड़ा जुल्म किया था इसने, ठीक है। जुर्माना भी लगा दिया गया, कैद भी कर लिया गया। बट क्यों, इसको कॉम्पाउंड सेंटेंस में बदलना है, कंपाउंड में आपको बदलना है। कैसे बदलोगे, देखो ध्यान से समझो। इसको बदलेंगे ही वाज फाइंड, और बीच में हम एंड का यूज कर देंगे। एंड अब ही वाज लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्रिजन्ड, ठीक है, इम्प्रिजन्ड। तो ये आपका हो गया है कंपाउंड सेंटेंस। सिर्फ एंड से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसका भी मीनिंग वही होगा। क्या होगा इसका मीनिंग बताओ, उस पर जुर्माना लगाया गया और कैद कर लिया गया। बस हो गया, उस पर जुर्माना लगाया गया और कैद कर लिया गया। ये दोनों मैंने जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, बीच में एंड लगा दिया, बस हो गया। क्या है इसमें, तो टेंशन नहीं लेने का, सर जी हैं अभी आपके और हम हैं तब तक क्या गम है, ठीक है, मैं बोलता रहता हूं। तो ये आपका सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे हम लोग आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आप सेंटेंसेस को जानते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, तो इसको भी जानेंगे हम लोग। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना। हमें सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जैसे देखो फर्स्ट है, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। अब इसको समझो, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है। इसको आपको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है, क्योंकि ये आपका अफर्मेटिव डिग्री में है, ठीक है। कैसे बदलोगे, यानी कि जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है। जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है, यानी कि दिल्ली जो है जम्मू से ज्यादा गर्म है। तो इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो लिखेंगे दिल्ली। पहले दिल्ली लिखेंगे, कौन ज्यादा गर्म है, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली इज हॉटर। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में हम हॉट के साथ ER लगाएंगे, ठीक है। दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। अब इसका मतलब हो जाएगा कि दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। ऊपर आपका था जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, यानी कि जम्मू जितना दिल्ली जितना गर्म नहीं है। नीचे क्या लिखा मैंने, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, यानी कि दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। दोनों का मीनिंग सेम है, बस मैंने इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदल दिया है। यही होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, नो टेंशन। मैं कहता रहता हूं टेंशन बिल्कुल मत लो, हम हैं तो क्या
गम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से समझना। नेक्स्ट है हु कैन डू इट, हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। तो भैया अगर हु आ जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आगे बाई होम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इतना तो आप लोग जानते होंगे, छोटे बच्चे हो गया, बाई होम। ठीक है, अब कैन लिखेंगे, ठीक है कैन। अब इसके बाद में इट का हम यूज करेंगे, इट और कैन के साथ बी लगाएंगे, डू है, डू का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, डन, बस हो गया। ठीक है, तो बाई हुम कैन इट बी डन, बस ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। तो अगर हु से आपका स्टार्ट होता है तो हम बाई हुम का यूज करते हैं, तो बाई हुम कैन इट बी डन, बस हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अब आते हैं सिंटैक्स पे। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस में गलतियां रहेंगी, उसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। इसमें गलती, जैसे हिंदी व्याकरण में आप वाक्य संशोधन पढ़ते हैं, देखो क्या है, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, इसका मतलब क्या होगा, इस स्कूल में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, इस स्कूल में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं। तो भैया देयर के साथ हम इज का यूज कब से करने लगे, देयर के साथ हम आर का यूज करेंगे, देयर आर लार्ज, बस इज के जगह पर आर कर देना है, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। ठीक है, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, यानी कि इस विद्यालय में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, यानी कि वो यह काम करते करते थक गया है। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, ही इज टायर्ड, इन का यूज हम नहीं करेंगे, यहां पे ऑफ का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, मतलब टायर्ड के साथ हम लोग यूज करेंगे ऑफ का। तो ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, तो टायर्ड के साथ हम सिर्फ ऑफ का यूज कर देंगे, तो ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, अब ये सही होगा। ठीक है, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, बस हो गया। तो ये आपका हो जाएगा सिंटैक्स। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होमोफोन्स है, चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दो सेंटेंस दे दिए जाएंगे, जैसे आपने हिंदी में अपने पढ़ा होगा शब्द युग्म, दो शब्द दिए जाएंगे, उसका सही अर्थ लिखना होगा, लेकिन यहां पे आपको सेंटेंस में यूज भी करना होता है। देखो ई वाला, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के जोड़े में से किसी एक का अपने वाक्यों में उपयोग करें ताकि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो सके। जैसे देखो फर्स्ट है आइडल, आइडियल, ये दोनों पढ़ने में दिखने में थोड़ा सेम लग रहे हैं, तो आपको इसका मीनिंग लिखकर इसको सेंटेंस में यूज करना ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। देखो ऐसे लिख दीजिएगा, आइडल डाल के हेडिंग लिख दीजिएगा, इसको सेंटेंस में यूज कर दीजिएगा। देखो द फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर हैं, आर सिटिंग बैठे रहते हैं, आइडल, इस आइडल का मतलब होता है बेकार, इस आइडल का मतलब बेकार या आलसी होता है। ठीक है, बेकार, ड्यू टू के कारण, द लैक कमी ऑफ मटेरियल के इन द फैक्ट्री में, तो इसका मतलब होगा कि फैक्ट्री में माल की कमी के कारण मजदूर बेकार बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं, तो यहां पे इस आइडियल का मतलब होता है बेकार या आलसी। दूसरा आइडियल, देखो इसको भी सेंटेंस में यूज कर देना क्योंकि आपको सेंटेंस में यूज करना है। देखो यहां पे भी आइडियल मैंने कर दिया, इस आइडियल का मतलब होता है आदर्श, तो देखो द आइडियल यानी कि आदर्श वे, तरीका, टू हैंडल संभालने का, टू सिचुएशन का मतलब स्थिति को, वाज था, टू कीप काम शांत रहना, तो स्थिति को संभालने का आदर्श तरीका शांत रहना था, शांत रहकर आप स्थिति को संभाल सकते थे। तो ऐसे आपको मतलब दोनों सेंटेंस को सेंटेंस में यूज कर देना है ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए। ऐसे दूसरा देखो बर्थ, एक वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है, इसमें आई है, बी के बाद इसमें ई है। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, आप लोगों ने सुना होगा जन्म, ठीक है, और इस बर्थ का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, घाट बोलते हैं इस बर्थ को, ठीक है, घाट,
तो देखो बर्थ, इस बर्थ को सेंटेंस में यूज करो। माई सिस्टर, मेरी बहन, जस्ट गेव बर्थ, उसने जन्म दिया, टू ये स्वीट बेबी, एक बहुत ही प्यारी सी बेबी गर्ल, लड़की को, सी नेम्ड रोजी, उसका नाम रोजी है। तो मेरी बहन ने हाल ही में एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया है जिसका नाम रोजी है। ये आपका बर्थ हो गया। इसमें देखिए बर्थ आपका यूज हो गया। दूसरा, इस बर्थ का मतलब है घाट। तो आई बुक्ड, मैंने बुक किया, द अपर बर्थ यानी कि ऊपरी घाट, फॉर माई ट्रेन जर्नी यानी कि ट्रेन यात्रा का। तो मैंने अपनी ट्रेन यात्रा के लिए अपर बर्थ को बुक किया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा होमोफोन्स। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो उसको मैं एक पार्टिकुलर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। उसका एक अलग से मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए स्टूडेंट, जब हम सेक्शन डी पर आएंगे लिटरेचर पे, तो सबसे पहले आपके प्रोज के क्वेश्चंस रहेंगे। और प्रोज में पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, जो 4-4 नंबर के आते हैं, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारे द रैट ट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से समझना, बाद में पछताना ना पड़े। देखो क्या है, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि रैट ट्रैप सेलर कौन था। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी और सेलर का मतलब बेचने वाला। तो चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ कैसे, डिड ही मेक, वो बनाता था, देम उन्हें। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था और वो उसको कैसे बनाता था, वो कैसे चूहेदानी को बनाता था। ठीक है, तो देखो इसका आंसर समझो, ध्यान से समझना। देखो द रैट ट्रैप सेलर वाज ये पुअर वैगबॉन्ड, यानी कि द रैट ट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला वाज था ये पुअर, एक गरीब, वैगबॉन्ड, वैगबॉन्ड का मतलब होता है आवारा व्यक्ति। ठीक है, तो चूहेदानी बेचने वाला एक गरीब आवारा व्यक्ति था। मतलब भाई उसके पास कोई साधन नहीं था, पैसे नहीं आ रहे थे, तो वो चूहेदानी बेच के अपना पालन पोषण करता था, दिनचर्या चलाता था। वियरिंग, वो पहने हुए था, सैबी रैग्ड, सैबी रैग्ड का मतलब मैले कुचैले, क्लोथ्स कपड़े। ठीक है, जो मैले कुचैले कपड़े पहनता था। भाई जिसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास सुविधाएं नहीं होंगी, वो मैले कुचैले कपड़े ही पहनेगा। कहां से लाएगा, क्योंकि पहले पेट फिर दूसरी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो वो किसी तरह अपना पालन पोषण करता था, तो वो मैले कुचैले कपड़े पहनता था। ठीक है, द पेडलर यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स व्हिच ही मेड हिमसेल्फ बाय यूजिंग द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग एट द स्टोर्स और फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि द पेडलर जो फेरी वाला है, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, यूज्ड टू यानी कि वो यूज्ड टू सेल, वो बेचता था रैट ट्रैप्स चूहेदानी, व्हिच जिसको, ही मेड वो बनाता था, हिमसेल्फ स्वयं, मतलब वो जो चूहेदानी बेचता था वो स्वयं बनाता था। फेरी वाला चूहेदानी बेचता था जिसे वह स्वयं बनाता था। बाय यूजिंग यानी कि उपयोग करके, द मटेरियल पदार्थ को, ही गॉट जो उसे मिलता था, बाय बेगिंग भीख मांगकर, एट द स्टोर्स यानी कि दुकानों पर, और फॉर्म्स, फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स का मतलब होता है खेतों में। ठीक है, तो चूहेदानी वाला जो था वो चूहेदानी बेचता था जिसे वो दुकानों या खेतों में भीख मांग कर प्राप्त सामग्री का उपयोग करके बनाता था। मतलब जो भीख में और जो खेतों में जो चीजें मिल जाती थी उसी का यूज करके वो बनाता था, क्या, चूहेदानी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वो उसको कैसे बनाता था। तो आंसर होगा द रैट ट्रैप सेलर वाज ये पुअर वैगबॉन्ड, जो चूहेदानी बेचने वाला है वो एक गरीब आवारा व्यक्ति था। बियरिंग सैबी रैग्ड क्लोथ्स, जो मैले कुचैले कपड़े पहनता था। द पेडलर यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स व्हिच ही मेड हिमसेल्फ बाय यूजिंग द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग एट द स्टोर्स और फॉर्म, यानी कि जो फेरी वाला है वो चूहेदानी बेचता था जिसे वो दुकानों या खेतों में भीख मांग कर जो उसको सामग्री मिलती थी उसी का उपयोग करके वो उसे बनाता था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, ये हमारा द रैट ट्रैप चैप्टर का था, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन होगा ये हमारा लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का होगा। ठीक है, देखो मैंने बताया था लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में 2 पहलू हैं, एक तो सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को बताया गया है, और दूसरा जो वहां पे एक चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को बताया गया है।
देखो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, ठीक है, इन सीमापुरी। तो देखिए व्हाट क्या वाज था द इंपॉर्टेंस महत्व ऑफ गार्बेज कूड़े करकट का फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए इन सीमापुरी में। तो सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या महत्व था, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए कूड़े करकट का महत्व क्या था वो आपको बताना है। तो देखो ध्यान से समझना, गार्बेज कूड़ा करकट फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए इज ये सोर्स, वो एक स्रोत है ऑफ वंडर आश्चर्य का, एज वेल एज इसके साथ लिवलीहुड यानी कि आजीविका का। तो बच्चों के लिए कचरा जो है, कूड़ा करकट जो है, वो आश्चर्य के साथ साथ आजीविका का भी स्रोत है। उनको लगता था कि इसमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए, वो आश्चर्य में रहते थे, ठीक है, और उनके लिए जो था ये आजीविका का स्रोत था। उसी कूड़े करकट को बेचकर वो थोड़े बहुत पैसे पा जाते थे और उसी से अपनी दिनचर्या को चलाते थे। भाई जो गरीब है उनसे जाकर पूछो कि पैसे की कीमत क्या होती है। हम लोग तो पैसे को वैसे पैसा नहीं समझते, क्योंकि उसको खर्च करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, बट जिसके पास नहीं है उससे जाकर पूछो कहां से आता है, ठीक है। आगे देखिए, स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चे लुक फॉर वो ढूंढते थे समथिंग वैल्यूएबल कुछ मूल्यवान इन हीप्स यानी कि ढेर में ऑफ गार्बेज कूड़े की। तो छोटे छोटे बच्चे कूड़े के ढेर में कोई कीमती चीज ढूंढते थे। काश मुझे 100 रुपए का नोट मिल जाता तो दिन सही चला जाता, काश मुझे कुछ मिल जाता, लोहे का टुकड़ा मिल जाता जिसको बेचकर मैं पैसे पा जाता, तो वो ढूंढते थे, ठीक है, गरीब थे। द एक्सपेक्ट टू फाइंड ए क्वाइन, द एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, टू फाइंड ए क्वाइन एक सिक्का पाने की, नोट पाने की, और ये वैल्यूएबल या फिर कुछ मूल्यवान चीजें इन हीप्स कूड़े के ढेर में, आप गार्बेज कूड़े के ढेर में। तो उनको जो है उन्हें इसमें कोई सिक्का, नोट या कोई कीमती चीज मिलने की हमेशा उम्मीद होती थी कि हो सकता है कुछ और मिल जाए, कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। द एक्सपेक्ट टू फाइंड ये क्वाइन, नोट आर ये वैल्यूएबल थिंग इन इट। द एक्सपेक्ट का मतलब होता है कई बार, मतलब उन्हें आशा उम्मीद थी, टू फाइंड मिलने की, एक क्वाइन एक सिक्का, नोट और ये वैल्यूएबल थिंग या फिर कोई मूल्यवान चीज इन इट उसमें। तो क्या होता है कि कई बार तो उन्हें सिर्फ 1 रुपए या फिर 10 रुपए का नोट भी उन्हें मिल जाता था। ऐसी उसे उम्मीद रहती थी कि कुछ सिक्के या नोट हमें मिल सकते हैं। समटाइम कई बार दे फाइंड जस्ट 1 रुपी, वे कहीं कहीं 1 रुपए पा जाते थे, और या फिर इवन ये 10 रुपी नोट या फिर 10 रुपए का नोट उन्हें मिल जाता था। तो कई बार तो उन्हें सिर्फ 1 रुपया या फिर 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली ब्रिंग ये होप ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी कि दिस इज ये है था, ठीक है, इसमें ना केवल दिस नॉट ओनली का मतलब ना केवल ब्रिंग ये होप, उन्हें आशा होती थी आप फाइंडिंग मोर कुछ ज्यादा पाने की, बट ऑल्सो फिर भी इंश्योर दैट, ठीक है, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित होता था कि दे हैव फूड, यानी कि उनके पास भोजन, एंड रूफ और छत, ओवर देयर हेड्स, उनके हेड का मतलब होता है सिर पर। तो इसमें ना केवल और अधिक खोजने की आशा जगी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि उनके पास भोजन और सिर पर छत है। भाई कूड़े करकट बीनेंगे तो उन्हें थोड़ी बहुत आशा रहेगी कि हाँ इसको बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे जिससे मुझे भोजन मिलेगा, रहने के लिए छत मिलेगा, कुछ नहीं तो तारपोलिन जो होता है उसको ही तान के, तिरपाल जो होता है उसको तान के रहेंगे, ठीक है, गरीब लोग हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था, फिर से समझाता हूं, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या महत्व था। तो गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज ए सोर्स ऑफ वंडर एज वेल एज लिवलीहुड, यानी कि बच्चों के लिए कूड़ा करकट आश्चर्य के साथ साथ आजीविका का भी स्रोत है। स्मॉल चिल्ड्रन लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कूड़े के ढेर में कोई कीमती चीज ढूंढते थे। द एक्सपेक्ट टू फाइंड ये क्वाइन, नोट और ये वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, उन्हें इसमें कोई सिक्का, नोट या कोई कीमती चीज मिलने की उम्मीद होती है। द एक्सपेक्ट टू फाइंड ये क्वाइन, नोट और ये वैल्यूएबल थिंग इन इट, यानी कि उन्हें उम्मीद होती है, शायद वही मैंने दोबारा लिख दिया है तो इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। समटाइम दे फाइंड जस्ट 1 रुपी और इवन ये 10 रुपी नोट, और कई बार तो उन्हें सिर्फ 1 रुपए, ठीक है, उन्हें सिर्फ 1 रुपए या फिर 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था, किसी का गिर गया मिल गया। दिस नॉट ओनली ब्रिंग ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर बट आल्सो इंश्योर दैट दे हैव फूड एंड ए रूफ ओवर देयर हेड्स, यानी कि इससे न केवल और अधिक खोजने की आशा जगी है, ठीक है, ढूंढते थे तो उन्हें लगता था कुछ और भी मिल जाएगा, कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि उनके पास भोजन और सिर पर छत है। बस इतना ही काफी है, रोटी कपड़ा और मकान, इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है।
ना कोई कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने देख लिया, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये डीप वाटर चैप्टर का है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट क्या डिड डगलस, डगलस ने डिसाइड निर्णय लिया टू ओवरकम काबू पाने के लिए हिज फियर अपने डर को ऑफ वाटर पानी के। तो डगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। देखो डगलस जी को पानी से बहुत डर लगता था क्योंकि उनको तैरना पहले नहीं आता था, उनके साथ घटनाएं भी हुई थी। तो उन्होंने अपने पानी के डर को काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। तो देखो, द फियर, वो डर, दैट जो डेवलप्ड, जो विकसित हुई थी, इन द पूल, पूल में स्टेयर्ड, वो बना रहा विथ डगलस, डगलस के साथ फॉर ईयर्स, सालों तक। तो पूल में जो डर विकसित हुआ वो वर्षों तक डगलस के मन में बना रहा। मतलब जो डर बैठ जाए अगर आपके दिमाग में तो वो डर हमेशा बना रहता है जब तक उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। द फियर ऑफ वाटर, द फियर, डर ऑफ वाटर, पानी का र्यूंड, बर्बाद कर दिया हिज फिशिंग ट्रिप्स, उनकी मछली पकड़ने की यात्रा, बोटिंग यानी कि नौकायन की यात्रा, एंड स्विमिंग और तैराकी की यात्रा को। ठीक है, तो पानी के डर ने उनकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया। भाई पानी से डर लगेगा तो आप मछली नहीं पकड़ पाएंगे, आप बोट पे नहीं जा पाएंगे, स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी से ही डर लगता है भाई, तो कैसे कर पाओगे, पानी के द्वारा ही ये सब होगा। इट फर्मली, यानी कि उसने मजबूती से, हेल्ड, जकड़ लिया हिम, उनको, इन हिज ग्रिप, अपनी पकड़ में। तो इसने उसे मजबूती से अपनी पकड़ में जकड़ लिया। मतलब पानी के डर ने डगलस जी को मजबूती से अपने पकड़ में जकड़ लिया। ठीक है, फाइनली अंततः ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू गेट, लेने का, एन इंस्ट्रक्टर, एक निर्देशक, एंड और लर्न टू स्विम, तैरना सीखने का। तो आखिरकार उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैरना सीखने का फैसला किया कि मैं एक गुरु को हायर करूंगा, वो मुझे तैरना सिखाएगा। ठीक है, जो तैरने वाले लोग होते हैं, जो तैरना सिखाते हैं उनको। ही प्रैक्टिस्ड, वो प्रैक्टिस करता था। ठीक है, वो अभ्यास करता था 5 डेज, 5 दिन, ए वीक, एक हफ्ते में, एन आवर, और 1 घंटे, ईच डे, हर दिन। तो वो हफ्ते में 5 दिन और पर डे 1 घंटे वो प्रैक्टिस, वो अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर, जो निर्देशक था, पुट ये बेल्ट, वो एक बेल्ट बांध देता था अराउंड हिम, उनके चारों ओर। तो कैसे सीखते थे, प्रशिक्षक ने उनके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी। ठीक है, मतलब एक बेल्ट लगा दी। ए रोप, एक रस्सी, वाज अटैच्ड, बंधी हुई थी, टू द बेल्ट, बेल्ट से। और क्या किया कि बेल्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी कि कहीं डूबने लगे तो भैया खींच लें। द रोप, जो रस्सी थी, बेंड थ्रू, वो जाती थी। ये पुली, पुली का मतलब क्या होता है, पुली का मतलब होता है चरखी। ठीक है, दैट, जो रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो एक ओवरहेड केबल पर चलती थी। तो रस्सी एक चरखी के माध्यम से चली और ओवरहेड केबल पर जो चलती थी, ठीक है, उसी पर लगा दिया गया था। डगलस हेल्ड वन, यानी कि डगलस जो है उन्होंने रस्सी का एक सिरा पकड़ा। ठीक है, एंड ऑफ द रोप, मतलब रस्सी का एक सिरा पकड़ा, एंड और बेंट बैक, और पीछे चले गए। ठीक है, पीछे चला, एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। ठीक है, यानी कि डगलस जो है, डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और पूल के पार आगे पीछे चला। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद, टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी कि टेंशन, जो तनाव था, ठीक है, वो बिगेन टू स्लैक, यानी कि धीरे धीरे कम होने लगा। द इंस्ट्रक्टर, जो निर्देशक था, वाज एबल, वो समर्थ था, टू बिल्ड ए स्विमर, यानी कि एक तैराक बनाने में, आउट ऑफ डगलस, डगलस को। तो जो प्रशिक्षक था, जो उनको सिखा रहा था, वो फाइनली डगलस जी को एक स्विमर बनाने में सफल हुआ। मतलब उन्होंने तैरना डगलस जी को सिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका होगा। थोड़ा सा और है, उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, लेकिन क्या हुआ, डर तो भाई डर है, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो देखो, डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, डगलस वाज थे, स्टिल, अभी भी, नॉट वेरी श्योर, बहुत ज्यादा आश्वस्त। तो डगलस अभी भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे, वो श्योर नहीं थे। सम साइन, कुछ लक्षण, ऑफ ओल्ड फियर, पुराने डर का, वुड रिटर्न, वापस आ जाता था, व्हेन, जब, ही वाज एलोन, वो अकेले होते थे, इन द पूल, यानी कि पूल पे। तो कुछ लक्षण फिर से वापस आ जाता था जब वो अकेले पूल पर होते थे। उन्होंने तैरना तो सीख लिया था, लेकिन कुछ लक्षण वापस आ जाता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, लेक का मतलब होता है झील। तो एक दिन वो वेंटवर्थ झील पर गए, एंड और डाइव्ड, डुबकी लगाई, ऑफ ये डॉक, यानी कि एट ट्रिग आइसलैंड। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, वो लेक वेंटवर्थ गए,
द्वीप पर, ठीक है, और द्वीप पर एक गोती में गोता लगाया, ठीक है। ही स्वैम 2 माइल्स, उन्होंने 2 मील तैराकी की अक्रॉस द लेक, झील के, ठीक है। तो वो झील को 2 मील तैरकर पार कर गया। देखो पहले पानी से डर लगता था, अब जैसे वो सीख गया तो झील को भी पार कर गया तैरते तैरते। फाइनली अंततः ही वाज एबल, वो समर्थ हुआ टू कंक्योर, यानी कि विजय पाने पर, हिज फियर, अपने डर को, ऑफ वाटर, पानी के। तो अंततः वो पानी के प्रति अपने डर पर विजय पाने में सक्षम हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट हम एक बार और बताएंगे आपको। देखो क्वेश्चन था व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। तो द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर इयर्स, यानी कि पूल में जो डर विकसित हुआ वो वर्षों तक डगलस के मन में रहा। द फियर ऑफ वाटर ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी कि पानी के डर ने, ठीक है, पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया। इट फर्मली हेल्ड हिम इन हिज ग्रिप, इसने उसे मजबूती से अपनी पकड़ में जकड़ लिया। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और आखिरकार उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैरना सीखने का फैसला किया। ही प्रैक्टिस्ड 5 डे ए वीक एन आवर ईच डे, वो हफ्ते में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ये बेल्ट अराउंड हिम, प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी थी। ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी। द रोप बेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और रस्सी एक चरखी के माध्यम से चली जो ओवरहेड केबल पर चलती थी। डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप, डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा। एंड बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल के पार आगे पीछे चला। आफ्टर 3 months टेंशन बिगैन टू स्लैक, और लगभग 3 महीने बाद तनाव कम होने लगा, टेंशन कम होने लगा डगलस जी का। द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, और प्रशिक्षक डगलस से एक तैराक बनाने में डगलस को सक्षम हो गया। अब डगलस जी तैरना सीख चुके थे। थोड़ा आगे और भी है, उसको भी देखेंगे। आगे देखिए, डगलस वाज नॉट स्टिल वेरी श्योर, यानी कि डगलस अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं था। सम साइंस ऑफ ओल्ड फियर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, और कुछ पुराने लक्षण, जब वो पूल पे अकेले होते थे तो कुछ पुराने लक्षण वापस आ जाते थे डरवाने के लिए। वन डे ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ ये डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, और एक दिन होता क्या है कि वो लेक वेंटवर्थ झील पर गए और ट्रिक्स द्वीप पर एक गोदी में गोता लगाया। ही स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, वो झील को 2 मील तैरकर पार कर गए। फाइनली ही वाज एबल टू कंक्योर हिज फियर ऑफ वाटर, और अंततः या आखिरकार वो पानी के प्रति अपने डर पर विजय पाने में सक्षम हो गए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमने प्रोज का 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग पढ़ लिया। अभी हमें पोएट्री भी पढ़ना है, सप्लीमेंट्री भी पढ़ना है। तो चलिए अब पोएट्री पे चलते हैं। पहले स्टैंजा पढ़ेंगे, फिर सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पोएट्री में सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया जो है ये 6 नंबर का आता है। इसमें होगा क्या, एक आपको पोएट्री का स्टैंजा दिया गया इतना बड़ा, इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे ABC, तीनों का आंसर तो 6 नंबर ले जाओ। देखो पहले इसको पढ़ो, इसका हिंदी मीनिंग समझो तभी समझ पाओगे। देखो ये चैप्टर हमारा जो ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, जॉन कीट्स जी ने लिखा है, तो उसी चैप्टर का ये सेंट्रल आइडिया फॉर ये स्टैंजा है, ठीक है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, देखो ए थिंक ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की जो चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो है इज है ये जॉय फॉर एवर, यानी कि खुशी देने वाली चीज। तो जो ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता की वस्तु जो होती है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है। देखो ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु होती है इज होती है ये जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी देने वाली। तो जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है। मतलब ये जो कवि हैं ये प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। इट लवलीनेस, उसका जो प्यारापन है इंक्रीजेज, वो हमेशा बढ़ता रहता है। मतलब जो सुंदर वस्तु होती है उसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी कम नहीं होता। इट विल नेवर, ये कभी नहीं होता पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी शून्यता की तरफ नहीं जाती। मतलब इसकी जो सुंदरता है, इस प्रकृति की जो सुंदरता है वो कभी भी कम नहीं होती। मतलब पूरे सुंदर वस्तु की बात की गई है, जो ब्यूटी है वो जो सुंदरता है ये कभी भी कम नहीं होती और ये शून्यता की तरफ नहीं जाती है। इसकी सुंदरता जैसे जैसे समय बीतता है वो बढ़ती जाती है, ठीक है।
बट विल कीप ये बोअर क्वाइट फॉर अस, बट लेकिन विल होगा, कीप रखती है ए बोअर। बोअर का मतलब होता है जो पेड़ की नीचे की छांव होती है, ठीक है, बहुत अच्छी लगती है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़े और हम पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाएं तो कितना मजा आएगा, ठीक है। तो वही कहा जाता है बट विल कीप ये बोअर क्वाइट फॉर अस, यानी कि ये हमें जैसे हम पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं तो शांति प्रदान होती है, वैसे ही ये हमें शांति प्रदान करती है जो सुंदर वस्तु होती है, ठीक है। एंड और ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें ये स्लीप एक नींद देती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी कि मीठे मीठे सपनों से भरी, और ये मीठे सपनों से भरे हमें नींद देती है। जो सुंदरता होती है वो मीठे सपनों से भरी हमें नींद देती है। एंड हेल्थ और स्वास्थ्य भी देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांत सांस हमें प्रदान करती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है, एक अच्छा हेल्थ प्रदान करती है, अच्छी नींद प्रदान करती है, और हमें सांस लेने में भी सहायता करती है, मतलब हमें हर तरफ से वो खुश रखती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों को समझना होगा तभी काम हो पाएगा भैया। तो हम लोग समझते हैं, देखो क्वेश्चन को समझो पहले। ए है व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ये थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि व्हाट क्या डज द पोएट कभी फील अनुभव करता है अबाउट के बारे में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदर वस्तु के बारे में, ठीक है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में जो कवि है वो क्या महसूस करता है, तो क्या महसूस करता है लिख दो। कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु आनंद प्रदान करती है, ये कभी खत्म नहीं होती, ये हमें छायादार चीजें प्रदान करती है, हमें मीठे सपनों और अच्छे स्वास्थ्य से आराम देती है, ठीक है। बी व्हाट डज द पोएट मीन्ट बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि व्हाट डज द पोएट मीन्स, कवि का क्या मतलब है बाई के द्वारा, इट विल नेवर, ये कभी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस यानी कि ये कभी शून्य में नहीं जाएगा। तो ये कभी शून्य में नहीं जाएगा, इसका कवि से क्या तात्पर्य है, आखिर कवि यहां पे कहना क्या चाहता है। सी देखो, इन व्हाट सेंस, यानी कि किस चीज का अर्थ है ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है, इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करें सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए आंसर तो मैंने लिख रखा है, लेकिन आप जब भी इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले ऊपर लिखें ए थिंग, ठीक है, फिर डॉट डॉट ऐसे ऐसे करें, देखो डॉट डॉट, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं भाई, देखो लास्ट में ब्रीदिंग, इसको लिख दीजिएगा, दैट्स ए बेटर तरीका। मैंने आपको बताया जब मैं इंग्लिश की कॉपी लिखना बता रहा था तो मैंने ये बताया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आंसर ए करके पहले का आंसर लिख दो। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ये थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में कवि क्या अनुभव करता है, क्या महसूस करता है, तो लिख दो। देखो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, 2-2 नंबर का है, छोटा आंसर भी लिख सकते हैं, बड़ा भी। देखो द पोएट सेज, कवि कहता है दैट की ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, इज ये सोर्स, वो स्रोत होती है, ऑफ एंडलेस जॉय, यानी कि कभी खत्म ना होने वाले आनंद की। तो कवि कहता है कि जो सुंदर वस्तु होती है वो कभी ना खत्म होने वाले आनंद का एक स्रोत होता है, मतलब आप अनंत भी कह सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाला को अनंत भी कह सकते हैं। तो कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु अनंत आनंद का स्रोत होती है। इट हैज इटर्नल ब्यूटी, यानी कि इट हैज, इसके पास है इटर्नल ब्यूटी, शाश्वत सौंदर्य, इसके पास शाश्वत सौंदर्य है, व्हिच जो नेवर फेड्स अवे, जो कभी खत्म नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जो सुंदर चीजें होती है उसके पास शाश्वत सौंदर्य होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, इज होती है, लाइक ये सैडी शेल्टर, एक छायादार आश्रय की तरह, दैट जो गिफ्ट्स हमें देती है, अस हमें, ए स्लीप, एक नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी कि आराम से भरी नींद, ठीक है, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, एंड रिलैक्सेशन, और आराम। तो कहा जाता है कि एक खूबसूरत चीज एक छायादार आश्रय की तरह होती है जो हमें मीठे सपनों, अच्छे स्वास्थ्य और आराम से भरी नींद देती है। बस यही लिखना है कि क्वेश्चन आपका था कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है इसके बारे में कवि क्या महसूस करता है, तो यही लिख देना है, ठीक है। अब समझ में आ गया, मतलब द पोएट सेज दैट ए ब्यूटीफुल थिंग इज ए सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, यानी कि कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु अनंत आनंद का स्रोत होती है। इट हैज इटर्नल ब्यूटी व्हिच नेवर फेड्स अवे, इसके पास शाश्वत सौंदर्य है जो कभी खत्म नहीं होता। ये ब्यूटीफुल थिंग इज ए लाइक ये सैडी शेल्टर दैट गिव्स अस ये स्लीप,
फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन, यानी कि एक खूबसूरत चीज एक छायादार आश्रय की तरह होती है जो हमें मीठे सपनों, अच्छे स्वास्थ्य और आराम से भरी नींद देती है। बी वाला देखो, थोड़ा बड़ा लिखो या छोटा लिखो भाई, अच्छे से लिखो, नंबर मिल जाएगा। बी देखो, व्हाट डज द पोएट मीन्ट बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि यह कभी शून्य में नहीं जाएगा, इससे कभी का क्या तात्पर्य है। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है द फ्रेज, इस फ्रेज का मतलब पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि शून्यता में चले जाना। इसका मीन्स मतलब है इट विल नेवर सीज, इट विल नेवर सीज, यानी कि इसका टू एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। इट विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, बट लेकिन विल कंटिन्यू टू हैव ए लास्टिंग इंप्रेशन, ठीक है, यानी कि बल्कि इसका अस्तित्व बना रहेगा, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि जो नथिंगनेस वाला भी आया था, इसका मतलब क्या है कि शून्यता में चले जाना, इसका मतलब है कि इसका अस्तित्व, जो सुंदर वस्तु होती है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, उसका अस्तित्व जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसका अस्तित्व बना रहेगा। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स के अनुसार, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है। इट इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, यानी कि इट इज, ये होती है कांस्टेंट सोर्स, निरंतर स्रोत ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की, एंड प्लेजर और आनंद की। तो सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है, यानी कि ये खुशी और खुशी का एक निरंतर स्रोत है, ठीक है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन इंक्रीजेस, बढ़ता रहता है, एवरी मोमेंट, हर समय इसका प्यारापन हर समय बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी शून्यता में नहीं जाएगा। बस इतना सा लिखना है। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, मैंने कहा पहले से ही। सी देखो, इन व्हाट सेंस ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा आनंद प्रदान करती है, बिकॉज, क्योंकि इट इज ए परमानेंट सोर्स, ये एक परमानेंट स्रोत है। परमानेंट का मतलब क्या होता है बताइए? परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है, स्रोत है आप जॉय, आनंद का, एंड इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब है प्रेरणा का, एंड लिव्स, और ये छोड़ता है, ये लास्टिंग इंप्रेशन, यानी कि कभी खत्म ना होने वाले प्रभाव को, ऑन अस, हम पर। तो सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है, क्योंकि ये आनंद और प्रेरणा का एक अस्थाई स्रोत है और हम पर एक अस्थाई प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। द प्लेजर एंड हैप्पीनेस, यानी कि प्लेजर एंड हैप्पीनेस, आनंद और खुशी जो है, गिवन, देती है, बाई इट नेवर फेड्स अवे, ये कभी कम नहीं होती, बट कीप्स, लेकिन बनाए रखती है, और इंक्रीजिंग, और बढ़ती रहती है। और कहा जा रहा है कि इससे मिलने वाला जो आनंद और खुशी है वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। मतलब सुंदर वस्तुओं से जो हमें खुशी मिलती है, जो आनंद मिलती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टैंजा। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल आइडिया, और हमने लिया है कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है किसी भी चैप्टर का जो सेंट्रल बिंदु है, ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें, छोटा सा लिखना होता है कि आखिर इस कविता में बताया क्या गया है, उसको छोटा सा लिखना होता है, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देखो, इन कीपिंग क्वाइट चैप्टर में, ठीक है, कीपिंग क्वाइट चैप्टर में द पोएट, कवि, डिमांड्स, वो मांग करता है, द नेसेसिटी, आवश्यकता, आप क्वाइट का मतलब होता है शांत, इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मनिरीक्षण। तो कीपिंग क्वाइट में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है, ठीक है। मतलब कहता है कि हमेशा शांत रहो, और शांति का ये मतलब नहीं है कि आप निष्क्रिय हैं, आप किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं। देखो, शांति तूफान के पहले वाली शांति होनी चाहिए, ठीक है। शांति इतनी, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। देखो, मैंस एक्शन, यानी कि मनुष्य के कार्य, हिज रस, उसकी हड़बड़ी, एंड हरी, और उसकी जल्दबाजी, हड़बड़ी से पहले, हैव ऑलरेडी, वो पहले से ही, कॉज्ड, कारण बन गई है, मच चाओज का मतलब अराजकता, एंड ट्राउबल, और परेशानी का, इन द वर्ल्ड, संसार में। यानी कि मनुष्य का जो कार्य है, उसकी जो हड़बड़ी है, और हड़बड़ी जो है वो दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी उसने पैदा कर दी है। अगर आप कोई काम बहुत जल्दबाजी में करेंगे, बहुत हड़बड़ी में करेंगे, तो भैया परेशानी होगी
और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अगर जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी और वो काम भी पूरा नहीं होगा, इसलिए बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नाउ अब इट इज द टाइम, वो समय आ गया है, व्हेन जब ही शुड टेक ए पॉज, उसे एक विराम लेना चाहिए। तो अब वह समय आ गया है जब उन्हें विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ही शुड डू, उन्हें करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन, तो उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस, स्थिरता डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी यानी कि पूर्ण निष्क्रियता। स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं। अगर आप स्थिर हैं, अगर आप शांत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हैं, आप किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग शांत ही रहते हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो शांति का मतलब ये मत समझो कि भैया ये बिल्कुल गोगा बसंत है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं जानता, ऐसा मत समझो, बहुत कुछ उसको पता है। स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्थिरता और जो साइलेंस है, जो शांति है, विल हेल्प, वो सहायता करती है मैन, मनुष्यों की, इन क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में, ए फीलिंग, एक भावना, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ, अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन बीइंग में, हम मानव जाति में। तो शांति और मौन मनुष्य और मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। हमेशा शांति से रहो, शांति से कोई काम करो, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए, यही इस कविता का केंद्र बिंदु है। एक बार फिर से जानेंगे सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का। इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कीपिंग क्वाइट में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है। मैन सेक्शन, आदमी का कार्य, हिस रस, उसकी हड़बड़ी, एंड हरी हैव ऑलरेडी, वो हमेशा कास्ट कारण बन गई है, मच चाउज, अराजकता का, एंड ट्राउबल और परेशानी का, इन द वर्ल्ड संसार में। तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के कार्य उसकी हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पास, अब वो समय आ चुका है जब उसे विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि स्थिरता, शांति और मौन मनुष्यों को मनुष्य के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, सेंट्रल आइडिया। ये हमारे कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। तो पोएट्री भी हुआ फिनिश। अब चलिए देखते हैं सप्लीमेंट्री को। अब देखिए स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री रीडर पे हम लोग आते हैं। प्रोज पोएट्री हो गया। अब सप्लीमेंट्री में देखिए, इसमें भी हम 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग पढ़ेंगे। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जानते हैं, 4-4 नंबर का इसमें भी आएगा, प्रोज की तरह ही होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, हु वाज हाना, हाना कौन थी। हाउ डिड हाना मीट सदाओ, यानी कि हाउ कैसे, डिड हाना, हाना मीट मिली सदाओ, सदाओ से। ये द एनिमी चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि हाना कौन थी और हाना सदाओ से कैसे मिली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। हाना और सदाओ का कैरेक्टर स्केच भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखो हाना कौन थी, हाना, हाना इज थी एन इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ महिला, वुमेन महिला। वाइफ पत्नी, टू सदाओ, सदाओ की। एंड और मदर, मदर माता भी थी। टू देयर चिल्ड्रेन, टू देयर 2 चिल्ड्रेन, अपने दोनों बच्चों की। मतलब हाना एक बुद्धिमान दृढ़ महिला, सदाओं की पत्नी और उनके 2 बच्चों की मां है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। मतलब वो बुद्धिमान भी थी, दृढ़ महिला भी थी और सदाओं की पत्नी थी, अपने बच्चों की मां थी। भाई पत्नी और मां तो होंगी, सबको पता है। आगे देखिए, हाना मेट सदाओ इन अमेरिका व्हेन ही वाज स्टडीइंग सर्जरी देयर। हाना, हाना मेट मिली सदाओ, सदाओ से इन अमेरिका, अमेरिका में। व्हेन जब ही वाज स्टडीइंग, वो अध्ययन कर रही थी सर्जरी, सर्जरी के बारे में। देयर वहां, तो वो वहां सर्जरी की पढ़ाई कर रही थी, तब हाना की मुलाकात सदाओं से अमेरिका में हुई। मतलब हाना की मुलाकात सदाओं से अमेरिका में हुई जब वो वहां सर्जरी की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, सी मेट हिम एट ये गेट टुगेदर अरेंज्ड बाय एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट, यानी कि सी मेट, ठीक है, वो मिले हिम उससे, एट ये गेट टुगेदर अरेंज, ठीक है, और वो दोनों जो है एक समारोह में, एक मिलन समारोह में मिले। देखिए गेट टुगेदर मतलब दोनों, अरेंज्ड जो मिलन समारोह होता है, अरेंज होता है, उसमें मिले। बाय एन अमेरिकन प्रोफेसर, एक अमेरिकन प्रोफेसर, एट हिज होम उसके घर पर। फॉर
फॉरेन स्टूडेंट यानी कि विदेशी छात्रों के लिए। तो वो उनसे एक अमेरिकी प्रोफेसर द्वारा अपने घर पर विदेशी छात्रों के लिए आयोजित एक मिलन समारोह में मिली। मतलब एक प्रोफेसर थे, वो अपने घर पे एक मिलन समारोह उन्होंने रखा था, वहीं पे हाना की मुलाकात सदाओ से हुई। तो क्वेश्चन आपका था हु वाज हाना, हाउ डिड हाना मीट सदाओ, हाना कौन थी, हाना सदाओ से कैसे मिली। तो देखो हाना इज एन इंटेलिजेंट स्टीडफास्ट वुमन, हाना एक बुद्धिमान और दृढ़ महिला थी। वाइफ टू सदाओ, वो सदाओ की पत्नी थी। एंड मदर टू डियर टू चिल्ड्रन, और अपने दोनों बच्चों की मां है। ठीक है, हाना मेट सदाओ इन अमेरिका व्हेन ही वाज स्टडीइंग सर्जरी देयर। हाना की मुलाकात सदाओ से अमेरिका में हुई जब वो वहां सर्जरी की पढ़ाई कर रही थी। सी मेट हिम एट ए टुगेदर अरेंज्ड बाय एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट। वो उनसे एक अमेरिकी प्रोफेसर द्वारा अपने घर पर विदेशी छात्रों के लिए आयोजित एक मिलन समारोह में मिली। ठीक है, यानी कि उसी में इनकी मुलाकात हुई। प्रोफेसर जी ने एक समारोह रखा था, उसी समारोह में सदाओ और हाना की मुलाकात हुई। ठीक है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, प्रेम हुआ, लव हुआ, लवेरिया हुआ, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट क्या वाज था द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों का प्रेडिक्शन भविष्यवाणी अबाउट द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग के डेथ मृत्यु के बारे में। तो टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी, आखिर ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी कि टाइगर किंग की मृत्यु कैसे होगी, उसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। बट क्या भविष्यवाणी थी ये आपको बताना है। तो देखो, एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि एट द बर्थ जन्म पर ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के, द एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की दैट की द क्राउन प्रिंस जो राजकुमार है वाज बॉर्न, उनका जन्म होगा इन द आवर, उस घंटे में, ऑफ द बुल जैसे बैलों के समय में। ठीक है, तो टाइगर किंग के जन्म के समय ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि क्राउन प्रिंस का जन्म बैल के समय में हुआ है। जो बैल होते हैं ना, बुल बैल, उन्हीं के समय में हुआ है। अब चूंकि बैल और जो बाघ होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं भैया। ठीक है, बैल और बाघ आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए इनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, सिंस का मतलब होता है चूंकि, द बुल यानी कि बैल एंड द टाइगर, और जो टाइगर होता है आर बोथ, वो दोनों कोर एनिमीज यानी कि प्रमुख शत्रु हैं। ठीक है, वो चूंकि जो बैल और जो बाघ है वो प्रमुख शत्रु होते हैं एक दूसरे के, तो राजा जी का जन्म बैलों के समय में हुआ था, तो भैया बाघ से उनको बचकर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो द किंग जो राजा है वुड बी सर्टेनली, वो निश्चित रूप से किल्ड, मारे जाएंगे बाय ये टाइगर, एक टाइगर के द्वारा, इसीलिए राजा निश्चित रूप से बाघ द्वारा मारा जाएगा। तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो राजा जी का जन्म हुआ है वो बैलों के समय में हुआ है। ठीक है, और बैल और टाइगर एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि भैया टाइगर से सावधान रहो, तुम्हारी मृत्यु टाइगर के ही कारण होगी। ठीक है, लेटर बाद में द एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी है एडवोकेटेड, उन्होंने वकालत की दैट की द किलिंग ऑफ वन टाइगर वाज नॉट इनफ, द किलिंग मारना ऑफ वन टाइगर एक बाघ को वाज नॉट इनफ, ये काफी नहीं थे। बाद में ज्योतिषी ने वकालत की कि दूसरे बाघों की हत्या पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, इट डिड नॉट मीन दैट द किंग वाज सेफ, इट डिड नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं था दैट की द किंग राजा वाज सेफ, सुरक्षित था। इसका मतलब यह नहीं था कि राजा सुरक्षित है, मतलब एक दो बाघों को मारकर राजा जी सुरक्षित नहीं होंगे। ठीक है, ही माइट किल 99 टाइगर्स इन दिस वे, यानी कि ही माइट किंग उनको मार सकता है। ठीक है, किल मार सकता है 99 टाइगर यानी कि 99 बाघों को इन द वे, रास्ते में। ठीक है, यानी कि वो इस तरह से 99 बाघों को मार सकता है, बट लेकिन देयर इज डायर, यानी कि देयर यहां इज है डायर जरूरत, नीड का मतलब होता है जरूरत, डायर का मतलब होता है सख्त, तो यहां सख्त जरूरत है ऑफ कॉशन, सावधान रहने का, व्हाइल जब किलिंग वो मारेंगे द 101 100वें बाघ को। तो उन्होंने बताया आप 99 बाघों को तो मार सकते हैं, लेकिन जब आप 100वें बाघ को मारेंगे तो आपको सावधानी की सख्त जरूरत है, मतलब आपको सावधान रहना है, क्योंकि 100वें बाघ से ही आपकी मृत्यु होगी, ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है,
उन्होंने कहा अपने आप 99 टाइगर्स को तो मार सकते हैं, लेकिन जो 100वां बाघ होगा वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे क्लियरिफाई करने के लिए। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी? तो एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट द क्राउन प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी कि टाइगर किंग के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि क्राउन प्रिंस जो राजकुमार है का जन्म बैल के समय में हुआ था। ठीक है, सिंस द बुल एंड द टाइगर आर बोथ कोर एनिमीज, अब चूंकि बैल और बाघ दोनों प्रमुख शत्रु हैं, द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाय ए टाइगर, इसीलिए राजा जो है वो निश्चित रूप से एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। लेटर बाद में द एस्ट्रोलॉजर एडवोकेटेड दैट द किलिंग ऑफ वन टाइगर वाज नॉट इनफ, और बाद में जो ज्योतिषी हैं उन्होंने वकालत की, उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक बाघ को मारना पर्याप्त नहीं है। इट डिड नॉट मीन दैट द किंग वाज सेफ, इसका मतलब ये नहीं है कि राजा जी सेफ हैं, सुरक्षित थे। ठीक है, ही माइट किल 99 टाइगर्स, वो 99 बाघों को तो मार सकते हैं इन हिज वे, अपने रास्ते में, बट लेकिन देयर इज ए डायर नीड, उनको सख्त जरूरत है ऑफ कॉजन, सावधान रहने की, व्हाइल जब किलिंग द 101, जब वो 100वें बाघ को मारेंगे। तो उन्होंने बताया कि आप 99 बाघों को तो मार सकते हैं, लेकिन जब आप 100वें बाघ को मारेंगे तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसा कह रहे थे कि 100वें बाघ से ही आपकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी द टाइगर किंग चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, देखो व्हाट वाज द ओ ऑफ द महाराजा, व्हाट क्या वाज था ओ का मतलब होता है प्रतिज्ञा, आप महाराजा का, तो महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी? हाउ कैसे, डिड ही वो किए, फुलफिल का मतलब क्या होता है बताइए? फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, पूरा, इट इसे, एंड, और व्हाट डेंजर, किन खतरों का डिड ही फेस, सामना उनको करना पड़ा। तो महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया और उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ा? मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिया गया। महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, पहला क्वेश्चन, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया, दूसरा क्वेश्चन, और उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ा, तीसरा क्वेश्चन। तो भैया इसको सावधानी से करना है, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का आता है। देखो अब यहां से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से। एज द चीफ एस्ट्रोलॉजर, एज जैसा कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख्य ज्योतिषी हैड फोरहेल्ड, उन्होंने भविष्यवाणी की थी दैट की द किंग राजा वुड डाई, उनकी मृत्यु होगी बिकॉज क्योंकि आप टाइगर एक बाघ के कारण है। ठीक है, तो जैसा कि मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु एक बाघ के कारण होगी, एंड और वंस ही सैड, एक बार उन्होंने कहा था दैट की द किंग राजा को शुड बी होना चाहिए वेरी केयरफुल, बहुत सावधान, विथ 100 टाइगर, 100वें बाघ से, और उन्होंने एक बार ये उनसे कहा था कि राजा को 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना चाहिए। मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजा जी की मृत्यु बाघ के कारण होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि 100वें बाघ से आपको सावधान रहना है। व्हेन द किंग, जब राजा, ठीक है, केम टू नो, जब उनको इनके बारे में पता चला, अबाउट इट, इसके बारे में, ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू किल, मारने का, 100 टाइगर, 100 बाघों को, टू सेव, बचाने के लिए, हिज लाइफ, अपने जीवन को, एंड और टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर को अलोंग, ठीक है, यानी कि गलत। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब राजा जी को यह पता चला कि मेरी मृत्यु बाघ के कारण होगी, तो उसने तो क्या हुआ कि उसने अपनी जान बचाने और ज्योतिषी को गलत सिद्ध करने के लिए 100 यानी कि 100 बाघों को मारने का फैसला किया। वो अपनी जान भी बचा लेगा और भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, द किंग राजा ने ओएड प्रतिज्ञा ली थी दैट की ही वुड वो ध्यान देगा, ठीक है, अटेंड, ध्यान देगा, टू ऑल द मैटर, यानी कि सभी बातों पर, ठीक है, सभी मामलों पर, ओनली, सिर्फ, आफ्टर किलिंग, मारने के बाद, द 100 टाइगर को, वाज नॉट किल्ड बाय हिम, जो उनके द्वारा नहीं मारा गया। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने प्रतिज्ञा की राजा ने प्रतिज्ञा की कि वो 100वें बाघ को मारने के बाद ही सभी मामलों पर ध्यान देगा। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं बाघों को नहीं मारूंगा पूरे, ठीक है, तब तक मैं किसी और बात पे ध्यान नहीं दूंगा, मेरा एक ही टारगेट होगा 100 बाघों को मारना। ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ, व्हेन, जब द किंग टुक एम,
ठीक है, यानी कि जब उन्होंने निशाना साधा द 100 टाइगर 100वें बाघ पर, द बुलेट जो गोली है मिस्ड द टाइगर, वो टाइगर पर मिस हो गई, मतलब उसको छूकर निकल गई। तो जब राजा ने 100वें बाघ को मारने के लिए निशाना साधा तो गोली बाघ को छूकर निकल गई, मतलब वो नहीं मरा। 99 बाघों को तो राजा जी ने मार दिया, लेकिन 100वें बाघ को मारा जब उन्होंने तो वो ऊपर से निकल गई, यानी कि राजा जी की बाघ की मृत्यु नहीं हुई, चूक गया उनका निशाना। बट द किंग, लेकिन राजा ने थॉट सोचा दैट कि द 100 टाइगर 100वां बाघ हैड डाइड, वो मर चुका है। लेकिन राजा को लगा कि 100वां बाघ मर गया है। व्हेन द हंटर टुक ए क्लोजर लुक एट द 100 टाइगर, यानी कि व्हेन जब द हंटर सिकारियों ने, ठीक है, टुक ए क्लोजर उन्होंने निशाना साधा, लुक एट द 100 टाइगर 100वें बाघ पर, ठीक है, दे फाउंड, देखिए इसका मतलब होगा कि आखिरकार शिकारियों में से एक ने निशाना साधा, ठीक है, और क्या हुआ भैया, ठीक है, दे फाउंड उन्होंने पाया, ठीक है, द टाइगर बाघ को वाज नॉट डेड, यानी कि मृत्यु नहीं पाया, एज द किंग क्योंकि राजा जी ने मिस द एम, उन्होंने निशाना चूक गया था, ठीक है। तो किस शिकारियों में से किसी एक ने निशाना साधा और बाघ को गोली मारी, लेकिन बाघ के शिकार में राजा को कुछ खतरों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। कभी कभी गोली चूक कर, मतलब 100वें बाघ के करीब से देखा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां से आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, थोड़ा सा यहां पे फिर से, व्हेन जब द हंटर शिकारियों ने टुक ए क्लोजर, जब उन्होंने निशाना साधा, वो गए थोड़ा आगे गए, लुक देखा एट द 100 टाइगर 100वें बाघ को, तो जब क्या हुआ शिकारियों ने 100वें बाघ को करीब से देखा, ठीक है, क्लोजर का मतलब होता है करीब से, दे फाउंड उन्होंने पाया द टाइगर बाघ वाज नॉट डेड, वो मरा नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि बाघ मरा नहीं था, ठीक है, एज क्योंकि द किंग मिस द एम, राजा जी का निशाना चूक गया था। तो जब शिकारियों ने उस बाघ को थोड़ा नजदीक से देखा, राजा जी ने तो निशाना साध दिया, उनको लगा बाघ मर गया, लेकिन जब शिकारियों ने नजदीक से देखा तो वो बाघ मरा नहीं था, क्योंकि राजा जी का निशाना चूक गया था। और राजा जी ने कहा था मेरे अलावा कोई भी बाघों को नहीं मारेगा। फाइनली अंततः वन ऑफ द हंटर्स, एक अंत में क्या हुआ, वन ऑफ द हंटर्स शिकारी में से एक ने टुक एम निशाना साधा एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को गोली मार दी। और आखिरकार शिकारियों में से किसी एक ने निशाना साधा और बाघ को गोली मार दी। अब देखिए राजा जी के हाथों मृत्यु बाघ की नहीं हुई थी, इसको एक शिकारी ने मारा था, तो इसका मतलब राजा जी 100वें बाघ को मारने में सफल नहीं हुए, ठीक है। देयर बियर सम डेंजर्स, यहाँ कुछ खतरे होते थे, व्हिच जिसमें हैड टू फेस, सामना करना पड़ता था द किंग राजा को, इन टाइगर हंटिंग, यानी कि बाघ का शिकार करने में। तो बाघ के शिकार करने में राजा को कुछ खतरों का भी सामना करना पड़ता था। समटाइम्स कभी कभी द बुलेट मिस्ड, गोली चूक जाती थी द टाइगर से, एंड और द टाइगर वुड लीप ऑन हिम, जो बाघ है वो उस पर छलांग लगा देता था, लीप का मतलब छलांग लगाना, ऑन हिम उस पर, एंड और ही वुड हैव, वो उनसे टू फाइट, लड़ाई करता था, द टाइगर विथ हिज बेयर हैंड, यानी कि द टाइगर से विथ हिज बेयर हैंड, अपने नंगे हाथों के साथ, ठीक है। तो बाघ को शिकार करने में राजा को कुछ खतरों का सामना भी करना पड़ता था। कभी कभी गोली बाघ से चूक जाती थी और बाघ उन पर छलांग लगा देता था, और उसे अपने नंगे हाथों से बाघ से लड़ना पड़ता था राजा जी को, ठीक है। बट लेकिन ईच टाइम, हर समय, इट वाज, यह था द किंग, राजा हु वन, जो जीतता था। लेकिन हर बार राजा ही जीतता था, बाघ नहीं जीत पाता था, ठीक है। तो ये कुछ आपका क्वेश्चन था कि राजा जी का जो वो था, जो प्रतिज्ञा थी वो क्या थी। तो उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं 100 बाघों को मारूंगा। तो देखो फिर से एक बार मैं समझाऊंगा, व्हाट वाज द ओ ऑफ महाराजा, महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, हाउ डिड ही फुलफिल इट, एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया और उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ा। तो देखो एक बार फिर से मैं बताऊंगा लाइन बाय लाइन, देखो, एज द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड foretold दैट द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ ए टाइगर, एंड वंस ही सैड दैट द किंग शुड बी वेरी केयरफुल विथ 100 टाइगर, यानी कि जैसा कि मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु एक बाघ के कारण होगी, ठीक है। और एक बार उसने कहा था कि राजा का 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना चाहिए। When the king came to know about it, जब राजा को इसके बारे में पता चला, he decided to kill 100 tiger to save his life and to prove the astrologer
रॉन्ग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो जब राजा को इसके बारे में पता चला तो ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, उन्होंने 100 बाघों को मारने का फैसला किया टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, एंड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, और अपने और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए, ठीक है। The king ordered that he would attend to all the matter only after killing the 100 tiger was not killed by him। और राजा जी ने ये भी कहा, ठीक है, राजा ने प्रतिज्ञा की कि वो 100वें बाघ को मारने के बाद ही किसी और मामले पर ध्यान देगा, पहले ये अलग टारगेट पूरा करेगा फिर आगे ध्यान देगा। When the king took aim the 100 tiger, जब राजा ने 100वें बाघ पर निशाना साधा, the bullet missed the tiger, तो उनका निशाना चूक गया, उनकी गोली चूक गई, ठीक है, उसको छूकर निकल गई टाइगर को। बट द किंग थॉट दैट द 100 टाइगर हैड डाइड, लेकिन राजा को ऐसा लगा कि 100वां बाघ मर चुका है। व्हेन द हंटर टुक ए क्लोजर लुक एट द 100 टाइगर, और जब शिकारी ने 100वें बाघ को थोड़ा नजदीक से देखा, दे फाउंड द टाइगर वाज नॉट डेड, उन्होंने उस बाघ को मरा नहीं पाया, ठीक है। आगे देखिए, दे फाउंड द टाइगर वाज नॉट डेड एज द किंग मिस्ड द एम, क्योंकि राजा जी का निशाना चूक गया था। फाइनली वन ऑफ द हंटर्स टुक एम एंड शॉट द टाइगर, और अंततः एक शिकारी ने निशाना साधा और उस बाघ को मार दिया। देयर बियर सम डेंजर व्हिच हैड टू फेस द किंग इन टाइगर हंटिंग, कुछ खतरे थे जिनका शिकार करते समय राजा जी को सामना करना पड़ता था। समटाइम द बुलेट मिस द टाइगर एंड द टाइगर वुड लीप ऑन हिम, कभी कभी जो गोली है वो टाइगर से मिस हो जाती थी और टाइगर उन पर छलांग लगा देता था। एंड ही वुड हैव टू फाइट द टाइगर विथ हिज बियर हैंड, और राजा जी को अपने नंगे हाथों के साथ बाघ से लड़ना पड़ता था। बट ईच टाइम इट वॉज द किंग हु वन, लेकिन हर बार राजा जी की ही जीत होती थी। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन हो जाएगा, और यहीं पर हमारा ये महामैराथन क्लास फिनिश होता है। तो स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है वो हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको पूरे इंग्लिश को एक ही वीडियो में पढ़ाया, ये 2 घंटे की लगभग क्लास थी, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा, इस बार वो 100 में 99 लेकर आएगा। लेकिन खूब ध्यान से मैंने आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।